हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट करेंगे हमारे सोशल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का। सो आई नो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रूरल और सोशल सेक्टर्स में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस सोल्यूशन फॉर द रूरल सेक्टर। अब यहाँ पर आपको पता है रूरल इंडिया जो है उसमें हाई फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिस्क होता है और नॉन फार्म रिस्क में इनफॉर्मल लेबर आपकी इनकम इंस्टेबिलिटी को फेस कर रही होती है। सो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर रिस्क में क्या है, वेदर, क्रॉप फेलियर, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनफॉर्मल इनकम रिस्क में डेली वेजेस में वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। हेल्थ और एसेट रिस्क भी हमारे सामने आते हैं। सो विदाउट सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर हमारे पास में जो इंश्योरर्स हैं, ठीक है, एक तो उनको फोकस करना होगा कि लोगों के पास में यहाँ पर देखो नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। सो लो कॉस्ट में हाई इम्पैक्ट और जो रिस्क स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वही देने चाहिए। सो सबसे पहले अब हम इसमें बात करेंगे एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस की। सो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस में आप देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कब आई थी ये? 2016 में आई थी, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंपली क्या था कि हमें स्टेबलाइज करनी है। क्या स्टेबलाइज करनी है? फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करना होगा और मॉडर्न फार्मिंग को हमें यहाँ पर एनकरेज करना था। जो डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर? आपके लोन वेवर्स के ऊपर, वो थोड़ी कम हो। लोन वेवर्स के ऊपर डिपेंडेंसी क्या? देखो शायद आप लोग को नहीं पता हो, थोड़े छोटे बच्चे हो, लेकिन मतलब छोटे बच्चे एज इन जब ये सारी चीजें होती थी तो पहले क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, वो ना लोन वेव कर देती थी, किसानों का लोन माफ, ठीक है। ये आपने शायद कई बार सुना होगा कि किसानों का लोन माफ हो गया ना। लोन वेवर में क्या है कि जितना उनको लोन दिया गया उतना वेव कर दिया गवर्नमेंट ने, उनकी जगह से पे कर दिया। बट अब ये भी प्रॉपरली नहीं हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे स्पेशली, वो तो सुसाइड कमिट कर ही रहे थे। और जो बड़े फार्मर्स थे उनको कुछ ना कुछ फायदा भी मिल रहा था। और आपको पता है, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है इस तरीके से और बैंक्स के लिए भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो 2016 में जब गवर्नमेंट का फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आता है कि कैसे फार्मर की इनकम जो है वो स्टेबलाइज करनी है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर हमें एनकरेज करनी है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमें क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मर्स को प्रीमियम पे करना था वो बहुत लो था, विच वॉज हाईली सब्सिडाइज्ड। सो 2% यहाँ पर खरीफ फूड के लिए एंड ऑयल सीड्स क्रॉप के लिए, 1.5% राबी क्रॉप एंड ऑयल सीड्स के लिए और 5% एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। तो हमारे पास में इस तरीके से प्रीमियम जो था वो दिया जाता था। बाकी जो प्रीमियम है वो कौन पे कर रहा है? ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा आसानी हुआ। सो अगर मान लो कोई फार्मर है ना, उनके पास में वो वीट ग्रो करते हैं और जो एक्चुअल प्रीमियम कॉस्ट है वो 4,000 रुपए की है, तो भी उनको 60 से 80 रुपए पे करने हैं, विच इज नॉट ह्यूज ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक हाई प्रोटेक्शन दिया जा रहा था और अफोर्डेबल यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है फार्मर्स के द्वारा। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और मिल रहा था। एक तो प्रीमियम कैपिंग नहीं थी, फुल यहाँ पर इंश्योर्ड अमाउंट मिल रही है। सम इंश्योर्ड यहाँ पर कितना है, स्केल ऑफ फाइनेंस यहाँ पर क्रॉप के लिए कितना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमिटी डिसाइड करते हैं। अब ये क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर एकड़ कितना लगेगा, वो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन टेक्निकल कमेटी होगी, वो डिसाइड कर देती है। उतना अमाउंट सम इंश्योर किया जा रहा था। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर प्रिवेंटेड सोइंग देखने के लिए मिला। जो 25% सम इंश्योर किया गया था, अगर सोइंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं रही ड्यू टू एडवर्स वेदर, तो भी दिया जा रहा है। ऐसा होता है ना, मैंने बीज लगाए और यहाँ पर क्या हुआ, बारिश बहुत ही ज्यादा हो गई, सारा बीज ही बह गया पानी के साथ में। बहुत बार ऐसा होता है ना, फ्लड्स आ गए तो स्टैंडिंग क्रॉप लॉसेस मिले, कि अगर ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट, डिसीज, स्टॉर्म, फायर ऐसा कुछ हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो अप टू 14 डेज जब हार्वेस्ट के बाद में आपको यहाँ पर साइक्लोन्स, अनसीजनल रेन्स देखने के लिए मिले, तो उसके लिए भी लॉसेस को कवर किया जा रहा है। और लोकलाइज कैलामिटीज जैसे हेल स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स, इन्यूंडेशन ऑन इंडिविजुअल फार्म्स, तो ये सभी चीजें यहाँ पर होती हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है ये कंपेयर टू प्राइवेट क्रॉप इंश्योरेंस, राइट। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन देखा गया
कि स्मार्टफोन्स और ड्रोन्स को यहाँ पर हमने कितना आउटपुट होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, यील्ड एस्टिमेशन के लिए रखा। क्लेम्स मैनेज किए जा रहे थे बाय नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल विद अ डिजीज क्लेम मॉड्यूल। तो अगर मान लो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की यील्ड आपकी थ्रेशोल्ड से नीचे जाती है, तो जितने इंश्योर्ड फार्मर्स हैं सभी को कॉम्पनसेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फ्लड डैमेज हुआ, तो अब पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पर उन्होंने फ्लड्स ने डैमेज किया, तो ऐसे में फार्मर्स जिनका कोई विजिबल यहाँ पर इंडिविजुअल लॉस नहीं भी था, उनको भी पे आउट तो मिल रहा है। और टेक इंटीग्रेशन में आज के टाइम में ड्रोन्स के थ्रू हम एस्टिमेट कर रहे हैं यील्ड को, मोबाइल एप्स यहाँ पर डैमेज रिपोर्ट कर रही हैं, डिजीज क्लेम जो है वो मॉड्यूल आपकी स्पीड्स को बढ़ा देता है। वाइड स्प्रेड लॉसेस एरिया अप्रोच, अगर एक्चुअल यील्ड हमारी कम है गारंटीड यील्ड से, तो सभी इंश्योर्ड फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा एंड यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा विद इन 72 आवर्स जो भी लोकलाइज या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं एप्लीकेशन कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स, बैंक और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के द्वारा। फिर जो लॉस होता है वो एक सर्वेयर असेस करते हैं, पेमेंट क्रेडिट की जाती है 15 दिन में। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो यहाँ पर हम क्रॉस लॉस जो हो रहा है इस क्रॉप लॉस को डायरेक्टली नहीं मेजर कर रहे, वेदर हम वेदर इंडेक्स यूज कर रहे हैं जैसे कि रेनफॉल या टेम्परेचर। तो मान लो अगर रेनफॉल जो है वो थ्रेशोल्ड से कम होती है ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पे आउट दिया जाएगा। और यहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जाते हैं, तो फास्टर सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम कर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स बेस्ड मॉडल है, वेदर पैरामीटर्स के लिए रेनफॉल टेम्परेचर्स को हम एक प्रॉक्सी यूज कर यील्ड समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ट्रिगर बेस्ड पे आउट होगा, तो अगर डिविएशन हुआ प्री डिफाइंड वेदर थ्रेशोल्ड से एट अ डेजिग्नेटेड वेदर स्टेशन। फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट सेटलमेंट्स हैं, कोई भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। फिर ये बोलते हैं कि देखो चैलेंजेस में हमारे पास बेसिस रिस्क आता है जो कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है। कैसे? जो वेदर स्टेशंस होते हैं वो फार्म से काफी दूर है, फिर जो रेनफॉल है वो मेजर तो की जा रही है, लेकिन अगर मान लो पेस्ट अटैक हो गया तो वो भी तो लॉसेस लेकर आता है। इसके अलावा लोकल हेल स्टॉर्म्स यहाँ पर जो है वो इंडेक्स कैप्चर नहीं करता, तो वेदर स्टेशन डेटा आपका एक्चुअल फार्म कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। प्रोडक्ट डिजाइन रिस्क में कवर्ड पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल रेनफॉल एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस नहीं बता रही। आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क में हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं जो कि पे आउट को ट्रिगर नहीं करेंगे। तो जेन्युइन लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं बिना कॉम्पनसेशन के, और फार्मर का जो ट्रस्ट है वो कम होगा। तो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर देखो लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक मतलब कैटल, ठीक है, जैसे भेड़ बकरी और यहाँ पर बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लाइव स्टॉक है वो इनकम भी देती हैं, सेविंग्स भी देती हैं और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो रहा है। सो अगर एक डेयरी फार्मर है और एक बफेलो यहाँ पर मान लो डेथ हो गई बफेलो की, तो मंथली इनकम पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। एक बफेलो भी 1 लाख रुपीस तक की आती है। तो यहाँ पर जो लाइव स्टॉक है इनकम सोर्स, न्यूट्रिशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी रूरल हाउस होल्ड के लिए देखी जाती है। इम्प्लीमेंट इसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर किया जाता है, जिसमें की कुछ की फीचर्स हैं। मार्केट वैल्यू प्रोटेक्शन फॉर डेथ ऑफ हाई यील्डिंग कैटल्स और बफेलोज, यहाँ पर शिप्स गोट्स को भी हम रखते हैं कुछ केसेस में। प्रीमियम सब्सिडी है, तो फार्मर 15% यहाँ पर प्रीमियम का पे कर रहे हैं और रिमेनिंग कॉस्ट आपकी सेंटर और स्टेट करेगी। मैक्सिमम 2 एनिमल्स पर बेनिफिशियरी यहाँ पर इंश्योर किए जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो टैग्ड किए जाते हैं, माइक्रोचिप की जाती हैं ताकि फ्रॉड ना हो। सो इंश्योरेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हाउस होल्ड के कैश फ्लोज को। फिर आपके पास आते हैं नॉन एग्रीकल्चरल रूरल इंश्योरेंस। अभी तक तो हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले समझे, अब आ जाओ नॉन एग्रीकल्चरल में। सो रूरल रिस्क जो है वो अभी फार्म रिलेटेड तो रहे नहीं, बहुत सारे विलेजर्स हैं जिनके पास में यहाँ पर खुद के एसेट्स हैं या फिर काम वो अब नॉन फार्म जॉब्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट इंश्योरेंस होता है, तो यहाँ पर फार्मिंग एक बैकबोन है रूरल इकोनॉमी की, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल एसेट्स और एक्टिविटीज भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट का ये बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कवरेज होता है वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के अंडर आएगा जो कि मैंडेटरी है, और कॉम्प्रिहेंसिव कवर में हम डैमेज, थेफ्ट और डिजास्टर्स को रखते हैं। तो मान लो एक ट्रैक्टर था और फ्लड्स वगैरह आए, डैमेज हो गया,
अगर बिना इंश्योरेंस के है तो फार्मर्स की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो रिपेयर कॉस्ट कवर कर ली जाएगी। फिर कुछ एड ऑन्स भी मिल जाते हैं, जैसे इंजन का प्रोटेक्शन, जीरो डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर इसकी यूजफुलनेस को बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस में हमारे पास में मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर मैंडेटरी है लीगल लाइबिलिटी, बॉडीली इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज जो कि थर्ड पार्टी को हुई है बाय द इंश्योर्ड ट्रैक्टर। देन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी कवरेज प्लस यहाँ पर ओन डैमेज प्रोटेक्शन, लॉस और जो डैमेज हुआ ट्रैक्टर में फ्रॉम एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड इवेंट्स उसको हम कवर करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, और यहाँ पर ओनर ड्राइवर्स के लिए एड ऑन कवर्स में जीरो डेप्रिसिएशन कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर अ पेड ड्राइवर। नेक्स्ट आते हैं रूरल पर्सनल एक्सीडेंट एंड हर्ट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आपके पास में लमसम पे आउट दिए जाते हैं अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है या वो डिसेबल्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो फैमिली को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा ताकि वो फाइनेंशियली सर्वाइव करें। हर्ट इंश्योरेंस में आप देखते हैं कि जो बेसिक होम है उनको फायर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्टॉर्म्स और फ्लड्स। तो ये क्रिटिकल है क्योंकि जो रूरल होम्स हैं वहां पर हमारे पास स्ट्रक्चरल रेजिलियंस जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रहा। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देंगे एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के लिए। लमसम पे आउट किया जाएगा नॉमिनीज को इन केस ऑफ डेथ, और पार्शियल पे आउट किया जाएगा इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर रिक्वायर्स नो मेडिकल चेकअप एंड क्रूशियल है फैमिलीज के लिए अगर वो यहाँ पर अपनी प्राइमरी इनकम को पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इनकम अर्नर को ही लूज कर रहे हैं। फाइन। हर्ट इंश्योरेंस में डिजाइन किया गया रूरल ड्वेलिंग्स के लिए, झोपड़ी जो होती हैं, राइट, यहाँ पर फाइनेंस किया जाता है बैंक या गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स के थ्रू। स्ट्रक्चर को कवर करते हैं अगेंस्ट रिस्क लाइफ, फायर, लाइटनिंग, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड राइट्स। व्हाट आर द चैलेंजेस इन रूरल इंश्योरेंस? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनके अलावा भी पेनिट्रेशन जो है वो लो रहता है। कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट माइल की बात करें तो जो विलेजर्स हैं वो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, ब्रांच सेटअप कॉस्टली हो जाता है, प्रीमियम्स यहाँ पर लो हैं, जिसका मतलब लो रेवेन्यू पर कस्टमर है। सोल्यूशन क्या होगा कि यहाँ पर आप डिजिटल मॉडल को यूज करो जिसमें कि कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मोबाइल एप्स आते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर डिस्पाइट क्लियर नीड्स एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रूरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी लो है क्योंकि स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल बैरियर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। ट्रेडिशनल ब्रांच और एजेंट नेटवर्क्स आपके काफी कॉस्टली रहते हैं जो यहाँ पर मेंटेन इन लो डेंसिटी एरियाज। लास्ट माइल गैप डिस्करेज कर रहा है इंश्योरर्स को कि वो हैवीली इन्वेस्ट नहीं करें रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में। अफोर्डेबिलिटी एंड टाइमलीनेस की बात कर लेते हैं क्लेम सेटलमेंट की। तो लो और इरेगुलर रूरल इनकम जो है वो प्रीमियम्स को यहाँ पर हार्ड कर लेती हैं टू अफोर्ड। इंश्योरेंस आपका यहाँ पर डीप्रायोरिटाइज किया जाता है इन फेवर ऑफ इमीडिएट नीड्स। ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्लो या कॉम्प्लेक्स क्लेम प्रोसेसेस हैं। टाइमली सेटलमेंट्स क्रूशियल हैं ताकि रियल फाइनेंशियल रिलीफ डिलीवर करें जब सबसे ज्यादा जरूरत है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो प्रॉब्लम क्या है, इरेगुलर इनकम है, इंश्योरेंस यहाँ पर ऑप्शनल दिखती है और क्लेम्स यहाँ पर डिले हो रहे हैं, इसी वजह से ट्रस्ट रिड्यूस होता जा रहा है। मान लो अब क्रॉप पे आउट है, वो नेक्स्ट सोइंग सीजन में आए तो इंश्योरेंस का जो रेलेवेंस है वो तो खत्म ही हो गया ना, स्पीड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रोल क्या है टेक्नोलॉजी का, ड्रोन्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म और एआई का। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा है, स्मार्टफोन्स के थ्रू हम ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज एप्स यूज किए जा रहे हैं। तो ड्रोन यहाँ पर देखेगा कि कितना क्रॉप डैमेज हुआ, एआई एनालाइज करेगा व्हीकल फोटोज को इंस्टेंटली। So, rising smartphone and internet usage enables direct to customer digital platforms, vernacular language apps जो simplify करते हैं policy purchase and management को, enhancing claims processing, drones और satellite imagery enable कर रही है faster remote crop damage assessment, AI powered systems instantly assess करते हैं vehicle damage from photos, need यहाँ पर physical surveyors की जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, बेटर रिस्क असेसमेंट हो रहा है। तो एआई और एनालिटिक्स अलाउ करते हैं प्रिसाइज रिस्क प्रोफाइलिंग,
कस्टमाइज प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्राइसिंग हो रही है रूरल कस्टमर्स के लिए। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि जब एआई होगा तो वो इंश्योरेंस को क्या हेल्प कर रहा है, प्राइस पॉलिसीज, यहाँ पर पॉलिसीज की जो प्राइसिंग है उनको एक्यूरेटली बता रहा है, जो फ्रॉड्स थे उनको रिड्यूस कर रहा है, और कवरेज जो है वो कस्टमाइज प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। फॉर एग्जांपल अगर फोटो गई है डैमेज ट्रैक्टर की तो एआई यहाँ पर लॉस एस्टिमेट कर फास्टर क्लेम अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर। अभी तक आपने क्या क्या समझा, ये समझ में आया? हमने देखा कि जो रूरल इंश्योरेंस है वो यहाँ पर 3 लेयर्स को कंबाइन कर काम करता है। पहला यहाँ पर है गवर्नमेंट स्कीम जो कि बेसिक प्रोटेक्शन दे देते हैं, प्राइवेट माइक्रो इंश्योरेंस जो कि एसेट और इनकम को कवर करेंगे, और टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्केल प्लस कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है। आपको क्या याद रखना है कि जो रूरल इंश्योरेंस है इट्स नॉट अबाउट सेलिंग एक्सपेंसिव पॉलिसीज, रेदर इट इज अबाउट स्मॉल प्रीमियम्स, faster claims, local trust networks, and then tech-enabled delivery. So the goal is risk resilience and not high returns. Fine, समझ में आ गया? अब आ जाओ माइक्रो इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। तो सबसे पहले समझो कि भाई ये ना इंडिया के लिए मैटर क्यों करते हैं। देखो, इंडिया में जो इंश्योरेंस ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा लिंक्ड रहती है आपकी स्ट्रांगली फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और रेगुलेटर और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइक्रो इंश्योरेंस क्रिएट करते हैं, सोशल सेक्टर मैंडेट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जन सुरक्षा स्कीम्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। फाइन, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर दी जा रही हैं। अब आगे देखो, ठीक है। सो यहाँ पर जो गोल है वो क्या है कि बेसिक रिस्क प्रोटेक्शन देना है सभी के लिए, नॉट जस्ट अर्बन मिडिल क्लास कस्टमर्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सोशल सेक्टर फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। एडा ने मैंडेट करा इंश्योरेंस को कि वो एक मिनिमम पोर्शन अपने बिजनेस का रूरल एंड सोशल सेक्टर्स में प्रोवाइड करें। सो यहाँ पर अभी ना मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया है, सो उसने मुझे आई कांट इवन स्टॉप लाफिंग। सो ना एसबीआई मोरा एक ब्रांच है गुजरात में, उनका कहना है मतलब एक विंडो के बीच में ग्रिल लगानी थी, सो टाइप जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रिल की जगह गर्ल लिखा है। नाउ आई कांट इवन स्टॉप लाफिंग आफ्टर रीडिंग दिस, मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा है ना, पहले मुझे लग रहा है क्या है, खैर छोड़ो, कुछ लोग को तो समझ ही नहीं आएगा, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, आई एम सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सोशल सेक्टर जो है वो ब्रॉडली क्या इंक्लूड करता है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, इकोनॉमिकली वल्नरेबल या बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप सच एज पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो हमारे पास इडा के रूल्स में जो इंश्योरर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, वो कवर करते हैं वल्नरेबल सेगमेंट जैसे कि इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, persons with disabilities, and then small enterprises जहाँ पर 10 से कम वर्कर्स हैं। सो ये जो डेफिनेशन है ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के साथ में आपकी अलाइन होती है। रेगुलेटरी आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स आपके किस पर बेस्ड थे, पॉलिसी काउंट्स या फिर प्रीमियम शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले अलाइन करेंगे अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के साथ में, एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम वर्कर हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। रेगुलेशन फोकस करेंगे आउटकम बेस्ड टारगेट्स के ऊपर, इंश्योरर्स को कवर करना है एटलीस्ट 10% टोटल इंश्योर्ड लाइव्स का अंडर सोशल सेक्टर पॉलिसीज। फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो जन सुरक्षा ट्रिनिटी, ये हमारा प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल सिंपल इंश्योरेंस टू मासेस वाया बैंक अकाउंट्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस की बात करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये समझना कि हमारे पास में ये जो रेगुलेशंस हैं, जैसे कि मान लो कोई इंश्योरर है जो कवर करेंगे 1 करोड़ लोगों को ओवरऑल, तो 10 लाख रुपीज यहाँ पर, सॉरी एटलीस्ट यहाँ पर जो है 10 लाख लोग वो कहाँ से होने चाहिए, 1 करोड़ में से कम रूरल या सोशल सेक्टर से होने चाहिए। तो विदाउट दीज रेगुलेशंस यहाँ पर इंश्योरर्स क्या कर रहे थे,
वो केवल हाई इनकम अर्बन कस्टमर्स को फोकस कर रहे थे। अब जो मैंडेट है वो ये हो गया कि कंपनीज को अब डिजाइन करने हैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्ड करना है और इनोवेटिव माइक्रो इंश्योरेंस मॉडल्स यूज करने हैं। तो सोशल इंक्लूजन और फ्यूचर मार्केट एक्सपेंशन दोनों हो पाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो जन सुरक्षा ट्राइनिटी यहाँ पर आपकी मास माइक्रो इंश्योरेंस हम वाया बैंक्स दे रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास जनधन बैंक अकाउंट्स, ऑटो डेबिट प्रीमियम्स एंड वेरी सिंपल बेनिफिट्स को हम इंक्लूड कर कर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि 2 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डेथ का कोई भी कॉज हो सकता है और एज होती है 18 से 50 साल के बीच में, और जो प्रीमियम पे किया जाता है वो 436 रुपीज का ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक से। अब यहाँ पर मान लो कोई फैक्ट्री है जो कि 12,000 रुपीज किसी लेबर को प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर ये हर साल 436 रुपीज तो दे ही सकते हैं, और मान लो किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता कुछ इनको हो जाता है तो फैमिली को 2 लाख रुपीज यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अफोर्डेबल प्रोटेक्शन मिल जाता है फैमिलीज के लिए जो कि अदरवाइज अनइंश्योर्ड रहते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रैल 2025 तक 23.63 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुके थे। एक यहाँ पर साल में रिन्यूएबल कवर होता है 30 दिन के वेटिंग पीरियड फॉर नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट पता है इसका क्या है? जो एग्जिस्टिंग बैंक नेटवर्क है वो हम यूज कर कर लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करते हैं, सिंपल डिजाइन है, मिस सेलिंग रिड्यूस हो जाएगी और एनरोलमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं काफी हाई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है, तो यहाँ पर 2 लाख मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ या फिर फुल डिसेबिलिटी होने पर, और 1 लाख रुपए मिलते हैं अगर मान लो किसी को पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई एक्सीडेंट की वजह से। प्रीमियम कितना पे करना है? 20 रुपए का ऑटो डेबिट होता है एनुअल। और यहाँ पर जो उम्र है वो आपकी 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए टू गेट इंश्योर्ड, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर 51.06 करोड़ एनरोलमेंट्स अप्रैल 2025 तक हो चुकी हैं। फाइन। सो मान लो कि कोई डिलीवरी राइडर है, वो जा रहे हैं और वो 20 रुपीज पर ईयर यहाँ पर पे कर रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो भी 2 लाख रुपए का पे आउट इन्हें मिल जाएगा, जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है जहां पर फिजिकल रिस्क हाई है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्यों काम कर रही है? क्योंकि ना तो कोई मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं, सिंपल से टर्म्स है और मैसिव स्केल में यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया है। तो ये बेसिक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। देन आते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसमें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे आपका आता है। लॉन्च किया गया था 2018 में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर पुअर फैमिलीज। अब यहाँ पर 5 लाख रुपीस का फैमिली फ्लोटर कवर होता है। फैमिली फ्लोटर कवर मीनिंग पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर ये 5 लाख रुपीस का कवर रहता है। सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है अक्रॉस इंडिया, और 55 करोड़ लोगों को ये यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट किया जाता है 12 करोड़ लोगों को और वल्नरेबल फैमिलीज, जिसमें कि 55 करोड़ इंडिविजुअल्स हो गए, और बेस्ड ऑन ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जाएगा 2011 का। प्रोवाइड करते हैं 5 लाख रुपीज एनुअल फैमिली फ्लोटर प्लान, जिसमें कि एक सेकेंडरी एंड एक टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया गया है। कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है एम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेशन वाइड। रोल क्या है इंश्योरर्स का यहाँ पर? देखो, सबसे पहले तो ना ये समझो कि हमारे पास में जो इंश्योरेंस मॉडल है वो क्या है। तो इंश्योरर्स जो है, इंश्योरेंस कंपनी, वो क्लेम्स को हैंडल करते हैं फिक्स पेमेंट प्रीमियम्स के लिए। ट्रस्ट मॉडल में हमारे पास में स्टेट ट्रस्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर स्टेट ट्रस्ट क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है क्लेम्स को। और मिक्स्ड मॉडल में हमारे पास में कॉम्बिनेशन आपका इंश्योरेंस और स्टेट ट्रस्ट दोनों का साथ में चलता है। तो स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं इन स्कीम्स को अपने अपने अकॉर्डिंग जैसा भी वो चाहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझना कि मान लो कोई रूरल फैमिली मेंबर है जिनको हार्ट सर्जरी चाहिए और इसमें 2 लाख रुपए लगेंगे, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बिना तो फैमिली को यहाँ पर इसको देने में ही शायद डेट वगैरह लगे, लेकिन इसमें यहाँ पर अब ऐसा नहीं होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। तो आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्जिन हैं ऑल्दो कंट्रोल्ड हैं, ह्यूज स्केल बिजनेस मिल जाता है, डेटा एक्सेस फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए मिलती है, और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्टीज को यहाँ पर डेवलप कर पाए।
तो एक गेटवे मार्केट बन गया ये प्राइवेट इंश्योरर्स के लिए। सिग्निफिकेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं इंश्योरर्स के लिए, एक्सपेंड करते हैं सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन को। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस मॉडल में लो प्रीमियम हाई वॉल्यूम्स आते हैं। तो आप देखेंगे लेयर और रोल्स के ऊपर। सबसे पहले तो सोशल सेक्टर मैंडेट, फोर्स करेंगे इंक्लूजन, जन सुरक्षा स्कीम्स, बेसिक रिस्क प्रोटेक्शन, पीएमजे हेल्थ सेफ्टी नेट, प्राइवेट इंश्योरर्स, स्केल और इनोवेशन। तो ये साथ में मिलकर इंडिया को इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की तरफ लेकर जा रहे हैं। माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर केवल वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं है लेकिन साथ में मार्केट क्रिएट कर रही है, ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म दिखाती हैं, एंट्री पॉइंट्स बन गई फॉर द फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस यूजर्स। तो मान लो कोई पर्सन है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर एनरोल्ड है, तो आज यहाँ पर उन्होंने एनरोलमेंट किया, कल शायद वो टर्म इंश्योरेंस लें या हेल्थ कवर लें। फाइन, समझ में आ गया। सो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। तो कोर प्रिंसिपल क्या है कि जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी कि आपने यहाँ पर एनरोलमेंट करा है एक मैसिव नंबर ऑफ पीपल का बहुत ही लो प्रीमियम रेट्स पर। अब आप यहाँ पर हाई प्रीमियम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, जिसकी वजह से, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम्स क्या है, एक्सट्रीमली लो हैं। इरेगुलर और लिमिटेड इनकम जो है टारगेट ग्रुप्स की, उनको यहाँ पर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना आपकी 436 रुपीज पर ईयर और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एट 20 रुपीज पर ईयर। रिस्क पूलिंग में हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, स्प्रेड करेंगे रिस्क ओवर करोड़ ऑफ इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स, इंश्योर करेंगे सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब यहाँ पर मेंटेन करना। ठीक है, ये मिनिमल होना चाहिए। इनोवेटिव लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल्स, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए हमें इसे करना होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस थे उनमें तो हाई प्रीमियम और बहुत ही कम कस्टमर्स थे। सोशल सेक्टर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, ये स्केल इकोनॉमीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि यूपीआई या फिर आपका टेलीकॉम रिचार्ज है। प्रॉफिट यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स से आ रहा है, ना कि लार्ज पेमेंट से। सो यहाँ पर कोर प्रिंसिपल क्या इनका रहा, कोर प्रिंसिपल इनका रहा स्केल करना ओवर मार्जिन। तो अब हम 25,000 लोगों को यहाँ पर 25,000 रुपीज पर ईयर का, ठीक है, पॉलिसीज ना बेचकर कुछ ही लोगों को यहाँ पर 20 से 436 रुपीज तक का प्रीमियम पर पॉलिसीज बेच रहे हैं करोड़ ऑफ लोगों को। सो हमारे पास साथ में यहाँ पर ट्रेडिशनल टर्म प्लान में जो प्रीमियम होते हैं वो 10,000 रुपीज से ज्यादा ही होते हैं। अर्बन सैलरीड लोगों को टारगेट करते थे। अब जैसे सुरक्षा बीमा योजना है 20 रुपए में है लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स को टारगेट कर रही है। तो हर एक कस्टमर इवन दो यहाँ पर कम पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ह्यूज एनरोलमेंट्स मिल जाएंगे। अफोर्डेबिलिटी के लिए ये बोलते हैं कि भाई देखो रूरल और इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं उनके पास सीजनल अर्निंग है, कोई फिक्स यहाँ पर इनके पास में सैलरी आती नहीं है, तो लो प्रीमियम सिंपल टू पे हैं, ऑटो डेबिट हो रहे हैं। तो एक स्ट्रीट वेंडर भी अगर यहाँ पर 5,000 की पॉलिसी आएगी इग्नोर कर देंगे, लेकिन 20 रुपए पर ईयर का एक्सीडेंट कवर मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली ले लेते हैं। फिर रिस्क पूलिंग में ये कहते हैं कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के अंडर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क स्प्रेडिंग से आती है। कहाँ से आती है? रिस्क स्प्रेडिंग से आती है, जहां पर अगर 50 करोड़ लोग मिलकर 20-20 रुपए भी दे रहे हैं एक साल में, तो एक स्मॉल परसेंटेज ही केवल बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि एक बहुत ही बड़ा लार्ज क्लासरूम फंड बनाया और सभी लोगों ने 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट किए, लेकिन कुछ ही लोगों को इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी तो फंड सरवाइव कर जाता है क्योंकि पार्टिसिपेशन मैसिव है। कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो बैंक ऑटो डेबिट, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एक्सट्रीमली लो कर देती हैं ताकि मॉडल सरवाइव करे। अब इन्होंने एक केस स्टडी दे रखी है विच यू कैन एक्चुअली यूज इन योर एग्जाम्स एज वेल, और केस स्टडीज अगर वैसे आ जाती हैं तो भी आपको हेल्प होगी। सबसे पहले कहते हैं कि रोल ऑफ कम्युनिटी सर्विस सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स क्या है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड अनेबल्ड कियोस्क होते हैं, जो कि यहाँ पर कौन रन कर रहा है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। डिजिटल एक्सेस पॉइंट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज के लिए। आप लोग ने शायद कभी खुद भी विजिट किया होगा, आधार वगैरह में कोई चेंजेस कराने होते हैं, हम लोग कम्युनिटी सर्विस सेंटर चले जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं ये पावरफुल रहते हैं इंश्योरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिया में 5.34 लाख प्लस
आपके ऑपरेशनल कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स है, जिसमें से 4.17 लाख सेंटर्स रूरल एरियाज में है और इजी यहाँ पर बन जाता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी करना, जिससे कि जो इंश्योरर्स हैं उनको रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया, ट्रस्टेड लोकल प्रेजेंस है और ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। तो की फंक्शंस यहाँ पर क्या है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में? सबसे पहले बात करते हैं एनरोलमेंट हब्स की। बहुत सारे रूरल सिटीजन्स यहाँ पर एप्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर पाते हैं, डिजिटल यहाँ पर लिटरेसी ये लैक करते हैं। सो एक बीएलई हेल्प करता है इनको कि फिल करो फॉर्म को, कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स इनकी अपलोड कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं आधार कार्ड पे ये लेकर आ जाओ और फिर उसको अपलोड कर देते हैं। एनरोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फसल बीमा योजना या फिर पीएमजे। तो एक फार्मर से अगर विजिट करेंगे कम्युनिटी सर्विस सेंटर को, तो एक तो ये इनके लिए कस्टमर जैसे होते हैं, तो ये उनको वैसा ही ट्रीट करते हैं, है ना। अदरवाइज क्या है, हमने देखा है बहुत बार बहुत खराब ट्रीटमेंट मिलता था, वो नहीं हो रहा। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर कर दिया गया एक बायोमेट्रिक लॉगिन के थ्रू। फिर आती है बात यहाँ पर अवेयरनेस और एजुकेशन की। तो ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स एक ट्रस्टेड लोकल एम्बेसडर बन जाते हैं, एजुकेट करते हैं कम्युनिटीज को इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में और जो इंफॉर्मेशन गैप्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई आप किसी के पास गए है ना, और एकदम ही रूरल एरिया से कोई पर्टिकुलर वुमेन है और वो जाती हैं। अब उनको यहाँ पर पता है कि भाई, मैं आपको ना एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर इनको पता है कि भाई ये जो बंदा बैठा है ना, ये तो मेरे घर के आसपास रहने वाले किसी मिस्टर XYZ का बेटा है, तो इसकी बातों को हम सुन सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे हमने लगाए, तो अगर वो नहीं भी मिले तो हम इसके घर जाकर इसके माँ बाप से शिकायत कर देंगे। तो यहाँ पर ना इस तरह के, हाँ ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से आप ना यहाँ पर इनको क्या कर रहे हो, इनको एक ट्रस्टेड लोकल पर्सन की तरह देखते हो, तो फियर और कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है। फिर आफ्टर सेल सपोर्ट, तो इंश्योरेंस यहाँ पर केवल पॉलिसीज बेचना तो है नहीं, सीएससी यहाँ पर क्या कर रही है, ये बेनिफिशियरीज को हेल्प कर रही है कि वो क्लेम यहाँ पर ले पाए, क्लेम फाइलिंग कर सकते हैं, रिन्यूअल, आपके रिन्यूअल रिमाइंडर्स जो होते हैं कि भाई अभी रिन्यू कराना है पॉलिसी को, या फिर डिटेल्स को अपडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई विलेजर है जिनके पास में उनकी बफेलो है और बफेलो की हो गई डेथ। अब यहाँ पर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम इनको चाहिए था, तो कम्युनिटी सर्विस सेंटर जाएंगे इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएं। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो लो कमीशन इंसेंटिव्स मिलते हैं इनको, जो कि मोटिवेशन थोड़ा कम कर देते हैं। सपोर्ट वेरिएबल होता है इंश्योरर्स से, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये बोलते हैं कि डिस्पाइट चैलेंजेस, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रस्टेड चैनल बन चुके हैं, जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरियाज में। समझ में आया? सो यहाँ पर हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं उसमें भी कुछ कुछ इश्यूज आते हैं, लो कमीशन दिया जा रहा है इनको, फिर यहाँ पर इनकंसिस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, ट्रेनिंग में गैप्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के। लेकिन यहाँ पर अगर इंश्योरर्स इन्वेस्ट करें इनकी ट्रेनिंग में और इंसेंटिव अलाइनमेंट में, तो एक यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट बढ़ सकता है। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट काफी अच्छा है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। एक तो डिजिटल डिवाइड, असिस्ट करेंगे ऑनलाइन एनरोलमेंट्स को, ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, तो लोकल कम्युनिटी प्रेजेंस यहाँ पर हमारी जो है वो बढ़ेगी, और हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक ब्रिज बन जाता है टेक्नोलॉजी और रूरल सोसाइटी के बीच में। समझ में आ गया? सो जो लो प्रीमियम्स हाई वॉल्यूम मॉडल होते हैं, ये केवल तब काम करते हैं जब 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे। मैसिव रिस्क पूल, करोड़्स ऑफ कस्टमर्स हैं, अल्ट्रा लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, और सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एडा का मैंडेट फॉर रूरल एंड सोशल सेक्टर इंश्योरेंस। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आप देखेंगे रैशनली क्या है बिहाइंड मैंडेटिंग ऑब्लिगेशंस। सबसे पहले रैशनली बिहाइंड मैंडेटिंग ऑब्लिगेशन में लीगल बेसिस की बात हो रही है, जिसमें ये बात करते हैं सेक्शन 32B एंड 32C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एम्पावर करेंगे एडा को, ताकि इंश्योरर सर्व करें रूरल एंड सोशल सेक्टर्स को। तो हमारे पास में यहाँ पर थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं पहले। देखो, अगर हम देखें हमारे पास में जो अथॉरिटी आती है वो कहाँ से आती है एडा के पास में, सेक्शन 32B एंड 32C इंश्योरेंस एक्ट 1938 के, जो कि एडा को बोलते हैं कि वो यहाँ पर
इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को फोर्स करें कि वो रूरल इंडिया को सर्व करें और सोशली वल्नरेबल पॉपुलेशन को। अब यहाँ पर क्योंकि ये लोग अकेले रह जाते हैं, इंश्योरर्स यहाँ पर फोकस करते हैं प्रॉफिटेबल अर्बन मार्केट्स के ऊपर। अब रियल प्रॉब्लम मार्केट फेलियर है, जिसको हम चेरी पिकिंग भी बोलते हैं। इसमें प्राइवेट इंश्योरर्स क्या करते हैं, वो नेचुरली प्रीफर करते हैं कि मेट्रो सिटीज, हाई इनकम कस्टमर्स और लार्ज प्रीमियम पॉलिसीज। अब इंडिया की रियलिटी है कि भाई 65% पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज में रहती है, इनफॉर्मल वर्क यहाँ पर डोमिनेट करता है और हाई एक्सपोजर रहता है हेल्थ, एक्सीडेंट एंड क्रॉप रिस्क का। सो विदाउट रेगुलेशन रूरल इंडिया जो है वो अंडर इंश्योर्ड रहेगा। क्लियर है? सो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेशनल विजन हमारा क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, 65% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, 47% डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। रूरल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं वहां पर सोशल सिक्योरिटी लैक करती है, जिसकी वजह से वल्नरेबल हो जाते हैं ये इकोनॉमिक शॉक्स के लिए, हेल्थ एक्सीडेंट्स, क्रॉप फेलियर। इंश्योरेंस मैंडेट करता है कि इनको डेथ ट्रैप से बचाए और इकोनॉमिक रेजिलियंस को बूस्ट करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन में और डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि इंडिया की जो नेशनल स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसमें कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड जेंडर इक्वालिटी आती है। फाइन, तो यहाँ पर हमें मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एम्पावर करना है, स्पेशली विमेन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करनी है हेल्थ और एजुकेशन में। सो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, फाइनेंशियल इंक्लूजन NSF5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी रिडक्शन एंड जेंडर इंक्लूजन। तो इंश्योरेंस हेल्प कर रहा है फार्मर्स को कि वो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने से बचें जब क्रॉप लॉस हो जाए, ठीक है, और फैमिलीज यहाँ पर अपने एसेट्स ना बेचें अगर हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन आती है। फाइन, अब यहाँ पर वही चेरी पिकिंग वाला जो मैंने समझाया कि जो प्राइवेट इंश्योरर्स हैं वो प्रॉफिटेबल अर्बन मार्केट्स पर फोकस करते हैं, रूरल मार्केट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। हाई कॉस्ट और परसिव रिस्क की वजह से अर्ली रेगुलेशंस बेस्ड होती हैं ब्रॉड टारगेट्स के ऊपर, सुपरफिशियल कंप्लायंस अलाउ किए जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं रिमोट एरियाज को। सो न्यू अप्रोच में अब हम यहाँ पर एग्रीगेट टारगेट से ग्राम पंचायत सैचुरेशन मॉडल की तरफ जाते हैं, जो ज्यादा प्रिसाइज है, इम्पैक्ट ओरिएंटेड कवरेज देता है। इंश्योरर्स कवर करते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्राम पंचायत और एक मिनिमम कवरेज परसेंटेज लाइव, ड्वेलिंग्स और व्हीकल्स की यहाँ पर अचीव की जाती है। स्ट्रेटेजिक अवॉइडेंस किया जाता है, इंश्योर करते हैं जेन्युइन लास्ट माइल इंश्योरेंस डिलीवरी। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस लाइफ इंश्योरर्स के लिए क्या क्या है? सो रूरल सेक्टर ऑब्लिगेशन, ग्राम पंचायत सैचुरेशन मॉडल की ये बात कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, जो टारगेट्स थे, ठीक है, वो कैसे थे, वो आपके ब्रॉड थे, जैसे परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। तो इंश्योरर्स यहाँ पर टेक्निकली कंप्लाई कर पा रहे थे बिना रिमोट एरियाज पहुंचे। अब नए अप्रोच में बोला गया कि ग्राम पंचायत सैचुरेशन मॉडल्स को हमें यूज करना है इंस्टेड ऑफ सम एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, जिसमें कि रियल ज्योग्राफिक पेनिट्रेशन होनी चाहिए और मेजरेबल ग्रास रूट इम्पैक्ट देखा जाएगा। सो सैचुरेशन का क्या मतलब है, हर एक अलोकेटेड ग्राम पंचायत के अंदर मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइव्स ऑफ एसेट जो कि इंश्योर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो एक पंचायत में 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 1,000 लोग यहाँ पर इंश्योर्ड होने चाहिए। तो इंश्योरर जो है वो हार्ड टू रीच एरियाज को इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये बात करें स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस की, तो रूरल सेक्टर रिक्वायरमेंट्स, कलेक्टिव टारगेट की बात करें अगर हम, तो जितने भी लाइफ इंश्योरर्स हैं उनको यहाँ पर 25,000 ग्राम पंचायत को कवर करना था और विद इन ईच पंचायत इंश्योरर्स को कम से कम यहाँ पर 10% लाइफ को इंडिविजुअल या ग्रुप पॉलिसी के अंडर इंश्योर करना था। तो अलोकेशन हैंडल किया जा रहा था लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के साथ में बेस्ड ऑन मार्केट शेयर। अब यहाँ पर विद इन ईच पंचायत अगर हम देखें, लाइफ इंश्योरर्स इंश्योर करते हैं एटलीस्ट 10% लाइफ को, इंडिविजुअल पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम कवरेज के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने कोऑर्डिनेट करा ग्राम पंचायत एलोकेशन के साथ अमंग इंश्योरर्स बेस्ड ऑन उनके मार्केट शेयर, ताकि यहाँ पर यूनिफॉर्म कवरेज मिले और ओवरलैपिंग ना हो। सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन एक्सपेंड कर रहे हैं डेफिनेशन एंड प्रपोर्शनल टारगेट। तो हमारे पास में एक्सपेंडेड डेफिनेशन में अब इन्होंने बोला है कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस जहाँ पर एम्प्लॉइज 10 से कम हैं और पर्सन जो कि विद डिसेबिलिटी हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। तो मैंडेटरी टारगेट क्या रहेगा,
मिनिमम 10% टोटल इंश्योर्ड लाइफ हमारी सोशल सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंज है, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरीज काउंट करेंगे टारगेट्स की तरफ इवन इफ प्रीमियम फुल्ली पे किया गया बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एनरोलमेंट जो है वो सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन को अभी भी काउंट करते हैं, एनकरेज करते हैं इंश्योरर्स को कि वो कोलैबोरेट करें वेलफेयर स्कीम्स के साथ में। So unorganized workers, Social Security Act, enterprises with fewer than 10 employees, person with disabilities, ये सभी आपके आते हैं। 10% टोटल इंश्योर्ड लाइफ को हम कवर करते हैं जो कि सोशल सेक्टर पॉलिसी से होनी चाहिए। बेनिफिशियरीज में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ई श्रम, पीएमजे काउंट करते हैं टवर्ड सोशल सेक्टर टारगेट्स इवन इफ प्रीमियम्स हमारे फुल्ली या पार्शियली पे किए गए बाय द गवर्नमेंट। तो एक सिनर्जी बनती है बिटवीन रेगुलेटरी मैंडेट्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स ताकि बूस्ट करें फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने क्या समझा, हमने समझा कि हमारे पास जो धीरे धीरे रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो रही है ताकि हम अनकवर्ड लोगों, जो अनइंश्योर्ड लोग हैं, उनको भी यहाँ पर कवरेज प्रोवाइड करें। अब ये रेगुलेशंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, जो डिफरेंसेस मैंने बताए हैं तो वो आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से रीड कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस जनरल इंश्योरर्स के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। ये बोलते हैं कि जो जनरल इंश्योरर्स हैं उनको ज्यादा फोकस एसेट्स के ऊपर करना चाहिए देन लाइफ्स। ठीक है। अब रूरल सेक्टर टारगेट्स में ये कलेक्टिवली कवर करते हैं 25,000 ग्राम पंचायत को और हर एक पंचायत में यहाँ पर 10% ड्वेलिंग शॉप्स को, ठीक है, 10% ड्वेलिंग्स या फिर शॉप्स को फायर इंश्योरेंस के लिए, 10% व्हीकल्स को मोटर इंश्योरेंस के लिए और क्रॉप और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस को प्रमोट करते हैं। तो मान लो एक विलेज है जहां पर 500 घर हैं, तो कम से कम 50 तो इंश्योर्ड हुए और 200 ट्रैक्टर्स या बाइक्स हैं तो कम से कम 20 इंश्योर्ड है। तो रियल एसेट प्रोटेक्शन हो रहा है। जनरल इंश्योरर्स एक्सेप्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ईसीजीसी, या इन ईसीजीसी क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, रूरल एंड सेक्टर सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन के अंडर आएंगे जिसमें कि पार्टिसिपेट करेंगे कि इंश्योर करें एटलीस्ट 25,000 ग्राम पंचायत को कलेक्टिवली। नेक्स्ट यहाँ पर एसेट बेस्ड कवरेज में बोला जाता है विद इन ईच पंचायत आपके पास कितना कितना कवरेज होना चाहिए, 10% का, राइट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंश्योर करो एटलीस्ट 10% ऑफ द ड्वेलिंग एंड शॉप्स अगेंस्ट फायर एंड रिलेटेड पेरिल्स। व्हीकल्स इंश्योर यहाँ पर जो करने हैं वो 10% करने होंगे मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ में। फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पर कम से कम जो एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज हैं उनके इंश्योरेंस कवरेज को आप प्रमोट तो करो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन में एटलीस्ट 10% टोटल इंश्योर्ड लाइफ जो है वो आपकी सोशल सेक्टर से होनी चाहिए, मीनिंग लाइफ इंश्योरेंस के साथ में ये आपका कनेक्टेड होगा। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्लिगेशन फॉर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, इनको अभी हमने यहाँ पर एक्सेप्शन में रखा था। तो देखो इनको हम साहिज भी बोल देंगे अभी फॉर शॉर्ट फॉर्म। ये फोकस करते हैं हेल्थ रिस्क प्रोटेक्शन के ऊपर जो कि क्रिटिकल है क्योंकि मेडिकल कॉस्ट यहाँ पर पुश कर देती हैं रूरल फैमिलीज को पॉवर्टी की तरफ। तो रूरल टारगेट्स क्या है, विद इन अलोकेटेड पंचायत आपको कम से कम 10% लाइफ को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कवर करना है और एटलीस्ट 10% को पर्सनल एक्सीडेंट कवर के साथ में। तो इंश्योरेंस यहाँ पर लो कॉस्ट रूरल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सिंपल एक्सीडेंट कवर्स रखेंगे जो कि यहाँ पर केवल अर्बन फैमिली फ्लोटर प्लान्स नहीं बेचेंगे, अब ये रूरल फैमिलीज को भी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 10% ऑफ टोटल इंश्योर्ड लाइफ जो है वो सोशल सेक्टर की तरफ बिलोंग करेंगी। फाइन। अब यहाँ पर अफोर्डेबल रूरल टेलर्ड हेल्थ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट एनहांस करेंगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ये समरी टेबल है, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पर रूरल ऑब्लिगेशन में 25,000 ग्राम पंचायत और 10% लाइफ हैं। जनरल इंश्योरेंस के लिए भी 25,000 पंचायत हैं और 10% एसेट्स हैं। साहिज के लिए 25,000 पंचायत और 10% हेल्थ या फिर पीए लाइफ रहेंगी। फाइन। इसको एक बार यहाँ पर आप कवर कर लेना। सोशल सेक्टर टारगेट्स यहाँ पर आपके हर किसी में 10% ही है, कलेक्टिव वाले में 25,000 है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड पेनल्टीज फॉर नॉन फुलफिलमेंट। तो एक नया रोबस्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आया
तो 2024 में इन्होंने बोला कि अब थोड़े से स्ट्रिक्टर रूल्स बनाएंगे, जिसमें कि इंडस्ट्री काउंसिल का जो रोल है वो भी होगा। लाइफ और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स यहाँ पर पंचायत अलोकेट करेंगी, सेंट्रलाइज डेटा मेंटेन करेंगी और रिपोर्ट एडा को सबमिट की जाएगी ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो, यूनिफॉर्म कवरेज दिया जाए। फिर एक ग्राम सचिव सर्टिफिकेशन, वो पंचायत वाले, उसमें आपने देखा होगा ना, ग्राम सचिव होते हैं, विलेज सेक्रेटरीज, इनको क्वार्टरली सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करने हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ इंश्योर्ड लाइफ, हाउसेस, व्हीकल्स, इनको यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। तो फेक कंप्लायंस रिपोर्टिंग कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं एक पेरिफेरल कंप्लायंस एक्टिविटी से एक इंटीग्रल ऑडिटेबल पार्ट बनेगा इंश्योरर के कोर बिजनेस का। प्रिंसिपल्स माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन के एम्बेड रहेंगे ब्रॉडर प्रोडक्ट रेगुलेशन के अंडर। इंडस्ट्री लेड मॉनिटरिंग में लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एक एक्टिव रोल ले लेते हैं ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन में। रोल इंश्योरेंस काउंसिल का क्या रहेगा? सो एलोकेशन एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो पाएगी प्रॉपर। तो आप देखते हैं कि अलोकेट करेंगे ग्राम पंचायत को अमंग इंश्योरर्स बेस्ड ऑन मार्केट शेयर, ओवरलैप नहीं होगा। डेटा बेस मैनेजमेंट में सेंट्रलाइज डेटा पॉपुलेशन का, ड्वेलिंग्स का, व्हीकल्स का पर ग्राम पंचायत। क्वार्टरली डेटा इंश्योरर से लेंगे और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स एडा को भेजेंगे। कंप्लायंस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, ग्राम सचिव सर्टिफिकेट लगेगा क्वार्टरली और सेल्फ सर्टिफिकेशन में 25% तक रूरल और 20% सोशल सेक्टर जो है एलोकेटेड पंचायत जहां पर ग्राम सचिव सर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाएगा ताकि यहाँ पर मिसयूज ना हो। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टेक होल्डर अगर इंश्योरर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वार्टरली डेटा सबमिशन। अगर इंश्योरेंस काउंसिल है तो कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग। अगर ग्राम सचिव है तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन और एडाई है तो एनफोर्समेंट। पेनल्टीज नॉन कंप्लायंस के लिए क्या लगेंगी? तो इवन दो यहाँ पर एग्जैक्ट पेनल्टीज हमारी लिस्टेड नहीं है, एडा इंपोज करता है फाइन्स इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर और एडा एक्ट 1999 के अंडर। तो पास्ट केसेस में मोटर टीपी वायलेशंस रिजल्ट कर रहे थे पेनल्टीज में वर्थ करोड़, जो कि अब यहाँ पर नहीं होगा। फाइन। चलो, एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज, ये आपको मैंने बता दिया, ये याद हो चुका होगा। अब यहाँ पर एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज में हमने क्या देखा कि कंसिडर्ड रेगुलेटरी वायलेशन स्पेसिफाइज नहीं है ये आपके 2024 रेगुलेशन में, लेकिन ब्रॉड पावर्स के अंडर आता है। पेनल्टीज यहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन के लिए लाख से करोड़ के बीच में चली जाती है और एडा पैनल्स जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं वायलेशंस को और अकाउंटेबिलिटी को एम्फेसाइज करते हैं। इंसेंटिव्स में इंश्योरर्स एक्सीडिंग टारगेट्स में रिसीव रिवॉर्ड्स एनकरेजिंग प्रोएक्टिव कंप्लायंस। अब यहाँ पर ये आपके पास पूरी की पूरी समरी है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे ब्रॉड परसेंटेज टारगेट से ग्राम बेस्ड सैचुरेशन मॉडल की तरफ आए, फिर हमने मैंडेट करा डिमांड ग्रेन्युलर ग्रास रूट एंगेजमेंट, कुछ की सक्सेस फैक्टर्स देखे गए, अफोर्डेबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बने, एफिशिएंट लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रोवाइड करा, स्ट्रेंथनिंग करी सर्विसिंग की, क्लेम रीसेटलमेंट रिमोट एरियाज में, लो फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी एक चैलेंज है, डेफिसिट यहाँ पर ट्रस्ट में था पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज थे इरेगुलर रूरल इनकम की वजह से, लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज थी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसिंग में। कोलैबोरेशन में एडा इंश्योरर इंश्योरेंस काउंसिल गवर्नमेंट एजेंसी साथ में आकर एक इंक्लूसिव रेजिलिएंट इंश्योरेंस इकोसिस्टम बनाते हैं और जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो अब हम कंप्लायंस से कोर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। पहले रूरल इंश्योरेंस एक साइड एक्टिविटी थी, अब रूरल पेनिट्रेशन यहाँ पर इंश्योरर के ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। सो इंश्योरर्स को क्या डिफरेंटली करना है? ग्रास रूट डिस्ट्रीब्यूशन, अल्ट्रा सिंपल प्रोडक्ट्स, लोकल नेटवर्क जैसे बीमा वाहक सीएससीज को यूज करना है और क्लेम सर्विसिंग करनी है विलेजेस में। फाइन। और जो यहाँ पर ये 2024 के रेगुलेशंस हैं, ये इंश्योरेंस आपका परसेंटेज बेस्ड रिपोर्टिंग से ज्योग्राफिक अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर आ गए हैं। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ में सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर एडाई ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस कवर हो जाता है। एक चैप्टर और बचता है जिसको हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको एडा के जो रेगुलेशंस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इंश्योरेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जो लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जिस दिन भी आ गया ना मार्च के अंदर अंदर, उस दिन बहुत दुखी हो जाओगे कि पहले से पढ़ लेते। तो अच्छा होगा कि खुद को अगर रेस में आगे लेकर आना है तो प्रिपरेशन शुरू कर दो, ताकि अगर कोर्सेज एडा से रिलेटेड हमसे खरीदने हैं
तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।